दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के अंतर्गत 2.1 अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझना है। इसको हम क्रियाकलाप 2.3 के माध्यम से समझेंगे। क्रियाकलाप 2.3 में अम्ल एवं क्षार धातुओं के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं। तो कहने का मतलब है अम्ल और क्षार धातुओं के साथ कैसे अपक्रिया करता है, इसको इस क्रियाकलाप में हमको समझना है। तो क्रियाकलाप को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसका चित्र बनाएंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो क्रियाकलाप हमारा क्या कह रहा है, एक परख नली में लगभग 5 मिलीलीटर तनु H2SO4 लीजिए एवं इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। आगे कह रहा है दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखते हैं। आगे कह रहा है उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित कीजिए। आगे है साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं। आगे है जलती हुई मोमबत्ती को गैस के बुलबुले के पास ले जाएं। जलती हुई मोमबत्ती को गैस के बुलबुले के पास ले जाएं। अगला है आप क्या प्रेक्षण करते हैं। अगला है कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3 एवं CH3COOH के साथ क्रियाकलाप दोहराएं, पुनः प्रेक्षण करें। तो ये हमारा क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप का हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे। तो क्या कह रहा है, एक परख नली में 5 मिलीलीटर H2SO4 लीजिए। एक हमारे पास परख नली है, इस तरह से एक परख नली लेंगे, परख नली का चित्र बनाएंगे। ये परख नली हमारा है और इसमें क्या करेंगे 5 मिलीलीटर क्या रखेंगे H2SO4। इसमें क्या रखना है 5 मिलीलीटर H2SO4। H2SO4 कितना 5 मिलीलीटर हमको H2SO4 रखना है और इसमें कुछ दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। अब इसमें क्या करेंगे जिंक का टुकड़ा, ये जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा, इस तरह छोटा छोटा टुकड़ा इसमें हम क्या करेंगे जिंक का टुकड़ा इस परख नली में हम ऐसे डालेंगे। तो जिंक क्या होता है, धातु होता है, तो नीचे बैठ जाएगा। तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद क्या है दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर को देखते हैं। दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखते हैं। तो जब हमने इसमें जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा डाला तो सतह पे क्या हुआ, इस पे क्या गैस बनने लगी, छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं। यहाँ क्या होते, टुकड़े के पास क्या होता है, बुलबुला बनता है। बुलबुला यानी गैस बनता है। क्या बनता है, गैस बनता है, यानी कुछ हलचल दिखाई देती है टुकड़े के पास। और H2SO4 और टुकड़ा जब इस पास में मिलता है तो क्या होता, कुछ हलचल दिखाई देती है और कुछ बुलबुला दिखाई देता, गैस बनती हुई दिखाई देती है। आगे क्या कह रहा है, उत्सर्जित गैस को साबुन के बुलबुले में प्रवाहित कीजिए। तो ये जो हमारी गैस निकल रही है, ये परख नली में जो गैस निकल रही है, इस गैस को हमको क्या करना है, एक पात्र लेना है और उसमें साबुन रख देना है। उस पात्र में क्या भर देना है, साबुन रख देना है। ये पात्र है और इसमें हमको क्या रखना है, साबुन रखना है। और इस पात्र को, एक निकलने वाली गैस को इस साबुन के पात्र में ऐसे भेजना। ये जो गैस निकल रही है और इसमें जो परख नली को क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे, सील कर देंगे, जिससे ये इसमें से गैस बाहर ना निकले, केवल पाइप के रास्ते से ऐसे गैस निकले। इसको क्या करेंगे, साबुन के विलयन के बुलबुले क्यों बनते हैं। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित करिए। तो हमने इसमें क्या किया, ये जो गैस है इसमें क्या है, छोटे छोटे ऐसे बुलबुले बनते हैं। इस तरह से ये बुलबुले ऐसे ये बाहर आएंगे, बुलबुले क्या हो जाते, बड़े हो जाते। पानी के अंदर, ये साबुन के अंदर क्या होते हैं, बुलबुले छोटे होते हैं। तो साबुन का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये निकलने वाली गैस साबुन के साथ मिल करके बुलबुला बनाए, झाग बनाए। यदि हम इसके स्थान में पानी का प्रयोग करते, यदि पानी लेते, साबुन ना लेते, तो ये क्या होता, बुलबुला नहीं बनता। तो जिससे गैस का सही से पता नहीं लगता, इसलिए इसमें साबुन का पानी यानी साबुन का विलयन का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे बुलबुला ये क्या बने, बुलबुला बने, हमारा ये बुलबुला बने। तो प्रश्न कह रहा है, क्रियाकलाप कह रहा है साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं,
क्योंकि जो गैस होती है, जो गैस निकलती है, वो गैस बुलबुले के साथ, साबुन के साथ क्या होता है, हवा बना लेती है, गुब्बारा बना लेता है। जिस तरह आप देख रहे हैं साबुन क्या होता है, झाग देता है, तो इस तरह साबुन झाग देता है, झाग देने के कारण से बुलबुला बनता है। जलती हुई मोमबत्ती को गैस के बुलबुले के पास ले जाएं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मोमबत्ती लेंगे, ये क्या करेंगे, मोमबत्ती लेंगे और जलती हुई मोमबत्ती रहेगी। कैसी मोमबत्ती रहेगी, जलती हुई मोमबत्ती लेंगे और इसके बुलबुले के पास ले जाएंगे। तो क्या होगा, आप क्या प्रेक्षण करते हैं, तो प्रेक्षण करते हैं जैसे ऐसे फट फट की आवाज़ ऐसे आएगी, फट से जो चिंगारी निकलती है, फट फट की आवाज़ आएगी, फट 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 की आवाज़ आएगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस जो ज्वलनशील होती है, ये जो है मोमबत्ती के ज्वाला में जल जाती है, बहुत तेज़ी से जलती है, इसलिए फट फट की आवाज़ आती है। आगे कह रहा है कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3, CH3COS के साथ क्रियाकलाप दोहराएं। यानी अब हमने इसमें क्या लिया था, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था, इसके स्थान पर हम पहला स्टेप सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे। दूसरे स्टेप में कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं। तीसरे में हम कह रहा प्रश्न में नाइट्रिक अम्ल ले सकते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल ले सकते हैं। और चौथे स्टेप में कह रहा है एसिटिक अम्ल CH3COOH। यानी इसी क्रियाकलाप को पहली बार हमको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करना है, दोबारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करना है, और तिबारा नाइट्रिक अम्ल के साथ करना है, और चौथी बार एसिटिक अम्ल के साथ करना है। इसी क्रियाकलाप को, इसी प्रयोग को हम 4 तरह से करेंगे। तो देखेंगे क्या होता है। तो ये कैसे गैस बनती है, इसका क्रियाकलाप क्या होता है, इसका रासायनिक समीकरण क्या बनता है। इसका समीकरण यह होता है, ये हमारा क्या था, जिंक था, Zn किसके साथ क्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, H2SO4 के साथ क्रिया करता है। तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो गैस निकल रही है हाइड्रोजन गैस निकलती है, और क्या बनता है, जिंक सल्फेट, Zn जिंक सल्फेट, ये हमारा रिएक्शन होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो, गैस बनता है। अब ये चाहे ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होगा तो भी गैस बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होगा तो भी गैस बनेगा, नाइट्रिक अम्ल के साथ होगा तो भी हाइड्रोजन गैस बनेगा, और एसिटिक अम्ल के साथ यह अपक्रिया होगी तो भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। यानी और ये लवण बनेगा, ये क्या बनेगा, लवण बनेगा। लवण, जिंक सल्फेट क्या है, लवण है, जो कि ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में रहेगा। इसे कहते हैं सॉलिड, S से लिखा जाता है, इसे S से लिखते हैं अपक्रिया में S से। और इसे गैस बनेगा G से लिखते हैं। और जिंक हमारा धातु है तो S से लिखा जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है लिक्विड है, इसलिए L से लिखा जाएगा। इस तरह से ये जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। इसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो भी H2 गैस बनता है, और नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो भी H2 गैस बनता है, और एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो भी H2 गैस बनता है और लवण बनता है। तो इस तरह से इस अपक्रिया को हम शब्दों के द्वारा लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक सूत्र बना सकते हैं। इस तरह से अपक्रियाओं के द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं, सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं। यानी इसे क्या कह सकते हैं, प्रश्न के हिसाब से अम्ल, क्षार और धातुओं के साथ क्रिया करके, अम्ल, क्षार और धातुओं के साथ। यानी पहला इसमें है ये क्षार का क्रियाकलाप, हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ अम्ल का क्रियाकलाप है, अम्ल के साथ धातु क्रिया, ये अम्ल है और ये धातु है। अम्ल और धातु के साथ हमने इस क्रियाकलाप में देखा, ये हमारे सभी अम्ल हैं और जिंक हमारा धातु है। यानी धातु के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया, और उसके बाद अम्ल के साथ क्रिया। अम्ल के साथ क्रिया होता है तो क्या बनता है, लवण बनता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या बनती है, गैस बनती है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन क्या गैस बनती है।
तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, सूत्र मिल गया, समीकरण मिल गया। लेकिन यही थोड़ा सा अपवाद इसमें है, ये धातु और अम्ल के साथ, धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये बात सही लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। यानी कुछ धातुएं, जैसे है जिंक के साथ तो हमारा रिएक्शन हुआ, लेकिन कापर के साथ ये क्रिया नहीं होगी, कापर के साथ नहीं होगी, लेड के साथ क्रिया नहीं होगी, और जो है चांदी के साथ, एजी के साथ क्रिया नहीं होगी, और जो है हमारा सोने के साथ ही क्रिया नहीं होगी। यानी 4 धातुओं के साथ यदि 4 धातुएं यहाँ रखी जाए, कापर रखा जाए, लेड रखा जाए और चांदी रखा जाए, सोना रखा जाए, तो ये अब क्रिया नहीं होगी, ना गैस बनेगा ना लवण बनेगा, यानी क्रिया नहीं होगा, क्रिया नहीं होगी। इस बात को भी हमको याद रखना है। इस तरह से हम कह सकते हैं सभी धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, लेकिन कापर, लेड, चांदी और सोना ये क्या होता है, धातु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता है। ये अपवाद है। इसको आप इंटरमीडिएट की क्लास में 11 की किताब में पढ़ेंगे।